दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से आयातित कच्चे तेल का भुगतान रुपये में किया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से लेन देन के लिए नए नियम लागू किए गए। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भारत के निर्यात पर रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परियोजना में भारत के सहयोग के लिए 1250 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी। विश्व व्यापार संगठन ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हुआ। अब खबरों का विस्तार करते हैं और बढ़ते हैं हमारी आज की पहली मुख्य खबर की तरफ। भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यूएई से आयातित कच्चे तेल का भुगतान रुपये में किया है। ये अपने तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने और रुपये को एक व्यवहार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित करने के भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। जुलाई 2022 में यूएई और भारत के बीच एक समझौता हुआ था। यूएई से आयातित कच्चे तेल के लिए रुपये में भुगतान इसी समझौते के अनुरूप है। इस समझौते का उद्देश्य डॉलर में भुगतान को समाप्त करके लेन देन लागत में कटौती करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा देना है। ये कदम रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किए जा रहे उपायों में से एक है। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारत की स्थानीय मुद्रा के उपयोग को प्राथमिकता देना शामिल है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़े महत्व की बात करें तो ऐसा करने से व्यवसाय करने की लागत कम होगी। इससे डॉलर की मांग भी कम होगी और साथ ही आयात और निर्यात व्यापार के लिए भारतीय रुपये में भुगतान को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे वैश्विक मुद्रा से जुड़े संकटों की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने और बाहरी स्थिरता का अनुमान लगाने में काफी सहायता मिलेगी। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि मौद्रिक नीतियों पर स्वायत्तता कम हो सकती है। शुरुआती दौर में रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ सकती है और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत का पूंजी खाता आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। ये रुपये के सीमित विनिमय की अनुमति देता है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कुछ पहलों की शुरुआत भी की गई है। जुलाई 2022 में आरबीआई ने विशेष वस्त्रों खातों के माध्यम से रुपये में व्यापार लेन देन निपटान की अनुमति दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वस्त्रों खाते घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते हैं जो घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका, मालदीव आदि के साथ मुद्रा विनिमय समझौते भी लागू किए गए हैं और रुपये मूल्य वर्ग वाले ऑफशोर मसाला बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। इस बॉन्ड के माध्यम से भारतीय संस्थाएं विदेशी बाजारों से रुपये मूल्य वर्ग में धन जुटा सकती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से लेन देन के लिए नए नियम लागू किए गए। यूपीआई से लेन देन का दायरा बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने कई सुधारों की घोषणा की है। यूपीआई एक भुगतान प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म एक ही मोबाइल एप्लीकेशन पर कई बैंक खातों से लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसने कई बैंकिंग सुविधाओं बिना बाधा के फंड रूटिंग या ट्रांसफर व्यापारी को भुगतान को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। हाल ही में घोषित किए गए मुख्य सुधारों की बात करें तो सबसे पहला है सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई। ग्राहकों को स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदकर यूपीआई से भुगतान करने की मंजूरी दी गई है। शेयर खरीदने पर जितने पैसे लगेंगे वो राशि निवेशक के अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगी। फिलहाल ये सुविधा कुछ सीमित ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। साथ ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से T+1 दिन के आधार पर भुगतान का सेटलमेंट हो सकेगा। T+1 व्यवस्था के तहत ट्रेड का सेटलमेंट शेयरों की खरीद बिक्री के दिन से 1 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही निष्क्रिय यूपीआई आईडी और नंबर निष्क्रिय किए जाएंगे।
इनमें ऐसे खाते शामिल होंगे जिनमें 1 वर्ष से लेन देन नहीं किया गया है। इस ओर बताया गया अगला सुधार है यूपीआई से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को किए जाने वाले भुगतान की सीमा में वृद्धि। भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दी गई है। यूपीआई लाइट वॉलेट लेन देन की सीमा में भी वृद्धि की जाएगी। इसे 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति लेन देन कर दिया गया है। यूपीआई लाइट के तहत इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी भुगतान किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये सुविधा 1 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन और बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए है। अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर का। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने भारत के निर्यात पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में विविध क्षेत्रकों में भारत के कमजोर निर्यात प्रदर्शन के पीछे के कारणों को रेखांकित किया गया है। मुक्त व्यापार समझौते FTA में निहित मुद्दों की बात करें तो कई भारतीय कंपनियां FTA मार्ग का उपयोग नहीं करती हैं। ऐसा वे FTA में शामिल देशों में पहले से ही कम आयात शुल्क के कारण करती हैं। इसके लिए जिम्मेदार कारक ये है कि FTA से संबंधित अनुपालन लागत के बदले प्राप्त होने वाले प्रशुल्क लाभ अपर्याप्त होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक संधि होती है। यह व्यापार और निवेश में कुछ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए की जाती है। चलिए अब चर्चा करते हैं विकसित देशों की नीतियों के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आयात को हतोत्साहित करने के लिए अधिक प्रशुल्क वसूलते हैं। साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे कृषि निर्यातक देश अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत पर कृषि जिन्सों पर प्रशुल्क और सब्सिडी में कटौती करने के लिए दबाव डालते रहते हैं। इसके अलावा वे उत्पादन को अधिकतम करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके कृषि का समर्थन भी करते रहते हैं, जिससे उनके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ अन्य मुद्दों पर भी गौर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी है, गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी मुद्दे मौजूद हैं और गैर प्रशुल्क बाधाएं भी विद्यमान हैं। निर्यात प्रदर्शन में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचे, गुणवत्ता नियंत्रण आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि निर्यात बास्केट में भी विविधता लाई जानी चाहिए। FTAs पर वार्ता करते समय कुछ पहलुओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है, जैसे कि FTA के तहत प्रशुल्क कटौती में शामिल नहीं होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की साझी सूची बनाना और क्षेत्रक संबंधी समझौते लागू करना। आखिर में बात करते हैं निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। इसमें पहला है विदेश व्यापार नीति 2023, कृषि निर्यात नीति 2018, एक जिला एक उत्पाद योजना और निर्यात ऋण गारंटी निगम यानी ECGC। ये पहल निर्यात ऋण बीमा प्रदान करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO परियोजना में भारत के सहयोग के लिए 1250 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी। SKAO रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। SKAO के तहत एक ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी तथा 2 टेलीस्कोप स्थापित किए जाने हैं। ये 3 जगहों पर स्थित होंगे। 2 SKA टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रेडियो ट्रांसमिशन निषिद्ध स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे और ये दोनों एक बड़ी इकाई के रूप में काम करेंगे। इनके 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। इस ऑब्जर्वेटरी के मुख्य उद्देश्य हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। गुरुत्वाकर्षण तरंगे स्पेस टाइम में एक अदृश्य लहर हैं। ये ब्रह्मांड में कुछ सबसे विशाल और ऊर्जावान परिघटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इसका एक उद्देश्य आकाशगंगाओं, डार्क मैटर और कॉस्मिक मैग्नेटिज्म के विकास को समझाना है। भारत 2012 में एसोसिएट मेंबर के रूप में इस ऑब्जर्वेटरी में शामिल हुआ था। इसने SKA टेलीस्कोप्स के पूर्व निर्माण चरण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था।
2022 में नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी पुणे और स्क्वायर किलोमीटर एरी ऑब्जर्वेटरी ने सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में स्थापित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। SKAO परियोजना का भारत के लिए क्या महत्व है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। भविष्य में भारतीय खगोलविदों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेडियो खगोल विज्ञान सुविधा तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा ये एंटेना और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डेटा और सॉफ्टवेयर तक कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देगा। इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी शामिल है। चलिए अब रुख करते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर का। विश्व व्यापार संगठन WTO ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 10 व्यापार संबंधी नीतिगत क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इन्हें सरकारें संधारणीयता को बढ़ावा देने और UNFCCC COP28 के जलवायु शमन प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपनी रणनीतियों में शामिल करने पर विचार कर सकती हैं। इस रिपोर्ट में व्यापार संबंधी नीतिगत टूल्स से जुड़ी कुछ मुख्य कार्रवाइयां विस्तार से वर्णित की गई हैं। इसमें सबसे पहले व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कस्टम क्लियरेंस में तेजी लाना और अदक्ष कस्टम प्रक्रियाओं की वजह से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना आदि शामिल है। रिपोर्ट में आगे बताया गया अगला व्यापार संबंधी नीतिगत टूल है विनियम और प्रमाणीकरण। इसके तहत ऊर्जा दक्षता नियमों में सुधार करते समय अलग अलग विनियमों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करना आवश्यक है। आयात प्रशुल्क नीतियों को फिर से व्यवस्थित करके हरित अर्थव्यवस्था को अपनाने की गति में तेजी लाना और इससे अनजाने में अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रकों को लाभ पहुंचाने से बचा जा सकेगा। साथ ही सब्सिडी को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने में सहायक होने के लिए समर्थन उपायों में सुधार करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में बताया गया 5वां टूल है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों को मजबूत करके जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही बीमारियों और कीटों के प्रसार से अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करना। और रिपोर्ट में बताया गया आखिरी व्यापार संबंधी नीतिगत टूल आंतरिक कराधान और कार्बन मूल्य निर्धारण है। इसमें सुधार करने से नीतिगत विखंडन और अनुपालन लागत को कम किया जा सकता है, जिससे जलवायु से संबंधित और गैर भेदभावकारी आंतरिक करों के समन्वय में सुधार होगा। अब समझते हैं व्यापार की वजह से जलवायु परिवर्तन पर होने वाले प्रभावों के बारे में। कुल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन के लगभग 20 से 30% उत्सर्जन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिम्मेदार है। वहीं अधिकांश ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन के लिए CO2 उत्तरदायी है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले 75% से अधिक GHG उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में तेजी के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है और इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान का खतरा भी बढ़ सकता है। पाम ऑयल इसका एक उदाहरण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाम ऑयल की मांग में वृद्धि के कारण इंडोनेशिया में वर्षा वन कम हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पिछले 1 दशक में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये दिसंबर 2022 में लागू हुआ था। ECTA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बारे में। दोनों देशों के बीच मजबूत सामरिक साझेदारी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से सैन्य अभ्यास आयोजित होते रहते हैं। ऑस इंडेक्स एक ऐसा ही युद्धाभ्यास है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने संयुक्त रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की है।
दोनों देशों ने भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स निवेश साझेदारी पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके तहत 5 लक्ष्य परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनमें 2 परियोजनाएं लिथियम से और 3 परियोजनाएं कोबाल्ट से संबंधित हैं। अब भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली 100% वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया में प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस का लाभ प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि इन वस्तुओं को प्रशुल्क छूट का लाभ मिलेगा। इन निर्यातित उत्पादों में जेम्स, क्लोथ्स, फुटवियर जैसे उत्पाद शामिल है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाने वाली 70% से अधिक वस्तुओं को भारत में प्रशुल्क छूट के रूप में प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्राप्त होगी। इनमें कच्चा माल तथा कोयला, खनिज अयस्क, वाइन जैसे मध्यवर्ती उत्पाद शामिल हैं। इस समझौते में उत्पत्ति के नियम, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, विवाद निपटान तंत्र, नेचुरल पर्सन्स की आवाजाही जैसे क्षेत्र भी शामिल है। उत्पत्ति के नियम ऐसे कानून, विनियम और प्रशासनिक दिशा निर्देश हैं जिनका राष्ट्रीय सरकारें किसी आयातित उत्पाद के मूल देश का निर्धारण करने के लिए उपयोग करती है। अब समझते हैं आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के महत्व के बारे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा लगभग 27 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सकेगा। इस समझौते से भारत में कम से कम 10 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस समझौते से निवेश के अवसर पैदा होंगे, साथ ही स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद है। मुक्त व्यापार समझौतों के मामले में भारत का पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। भारतीय उद्योग इन समझौतों की पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापार समझौते करते समय उद्योग जगत से अधिक परामर्श नहीं किया जाता। व्यापार समझौते के नियमों के अनुपालन की लागत तथा लॉजिस्टिक्स की लागत भी अधिक होती है। आखिर में बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है डेनमार्क। इस देश की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद अपने सिंहासन त्याग की घोषणा की है। महारानी मार्गरेट यूरोप की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राज्ञी है। डेनमार्क देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तरी यूरोप का एक देश है। ये जटलैंड, प्रायद्वीप और उत्तरी सागर के 400 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश के सीमावर्ती राष्ट्र हैं जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे, और सीमावर्ती जल निकाय हैं उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। आखिर में रुख करते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं का। डेनमार्क का उच्चतम बिंदु वाइडिंग फॉरेस्ट हिल है। सबसे बड़ी झील का नाम अरेसो झील है और सबसे लंबी नदी का नाम गुडेना है। अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति यानी SCLSC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुए को घोस्ट ऑफ माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस से निकटता से संबंधित है। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत वित्त पोषण संबंधी लक्ष्यों के लिए बायो क्रेडिट्स के उपयोग में तेजी लाने पर बल दे रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम में विकसित किया गया है। सरकार डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी की संभावना की खोज कर रही है। D2M ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट के कन्वर्जेंस पर आधारित है। हाल ही में बबल बेबी सिंड्रोम से पीड़ित 2 माह की एक बच्ची का स्वेच्छा से दान किए गए बोन मैरो के ट्रांसप्लांट से इलाज किया गया है। वारली जनजाति ने महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक तेंदुओं के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहने की एक मिसाल कायम की है।
ये जनजाति तेंदुए या वाघोबा का देवता मानकर उसका संरक्षण करती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।